बागान में मज़दूर काम करते हैं, उनके जो मिनिमम वेजेस की बात बहुत साल से चल रही है, अभी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मिनिमम वेज की जितना तक बात है, अभी चाय बागान सिर्फ एक ही मैंने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र हैं देश में, देश के अंदर, जहां अभी तक मिनिमम वेज लागू नहीं हुई है। तो इसके पीछे कई कारण हैं और ये टी इंडस्ट्री पिछले 170 ईयर्स से चल रही है। तो हम लोग देखें कि जिस तरीके से हमारे देश में जो नया आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 के बाद, तो उसी के जरिए, उसी के तहत धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, जो चीज़ बीज का भाव जैसे कि ऊपर चले जा रहा था, इसी में जो निगोशिएटेड वेज है बहुत कम था, पहले से ही बहुत कम था। क्योंकि जब ये चाय बागान के मज़दूरों को लाया गया था, अब सोचिए कि 1840s के बाद में, तब उन दिनों में बिहार में संथाल परगना और छोटा नागपुर जो था उड़ीसा से, अच्छा आज की जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश था, तो उसी में एक फमीन जैसा माहौल रहा जो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति बनी हुई थी। तो वहाँ से उसको लुभाकर बोले थे कि भाई असम चले जाओ, असम जाओ तो वहाँ आपका घर मिलेगा, खाना मिलेगा, काम मिलेगा, सब मिलेगा, आपका एक स्वर्ग जैसे, ऐसी कुछ बातें उनके ऊपर रखा था। और उसके अंदर जो एजेंट लोग जो है, जो आरकाठी हैं, ये लोग ये लुभा के लोगों को लाए थे हज़ारों की तादादों में, लाखों की तादादों में। पहले तो असम में चाय बागान स्थापित हुई थी, उसके बाद हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल में, तो यहाँ जो नॉर्थ बंगाल में पहला चाय बागान दो है, एक तो पहाड़ में टागभट टी एस्टेट है और प्लेन्स में टेराई में है यहाँ आपका न्यू चामटा टी एस्टेट, जो 1867 का है, 1840s का नहीं है, 1867 का है। तो तब यहाँ तो जंगल था, जंगल के अंदर एक आबादी, चाय की आबादी बना हुआ था, और इसी को लाने के मतलब था कि यहाँ से भाग ना जाए, क्योंकि इतनी कठिन था परिस्थिति कि उसमें भागने का कोशिश तो था। लेकिन इसी के लिए वो जो बनवाए थे कि हम एक मकान तो उनका चाहिए रहने के लिए, जो भी हो टूटा फूटा, और थोड़ा खाने का इंतज़ाम भी करना है। और धीरे धीरे जब हमारी माने स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद से थोड़ा ये पढ़ाई की जो बातें हैं, ये तरह तरह की जो सहूलियत की जो बंदोबस्त, ये सरकार के ओर से हुआ है एकदम स्थापित रूप से। वो सिर्फ 1951 के बाद, 1951 में टी प्लांटेशन लेबर एक्ट बनी है और 1953 में टी एक्ट बना था। तो ये जो रहा, इसमें जो था कि चाय बागानों की मालिकों की जो बातें हैं अभी तक जो हैं, कि हम जो सहूलियत दे रहे हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, जो कहते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, उसका अगर मोनेटाइजेशन हम करें और उसके साथ जो सामान्य जो हाजरा जो मिल रहा है, इसको जोड़ के आप देखेंगे कि वो ज़्यादा है। ये गलत है, बात तो इतना ठीक नहीं है, गलत है। और धीरे धीरे जो बनता रहा कि हम जो कहें कि भाई 1991 के बाद से जो माहौल पूरा बदल गई है, और इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस रहा, उसके बाद भाजपा आ गई। लेकिन जितने तक चाय बागानों की मज़दूरों के हित में जो नीतियाँ, इसको जो लाना, नया नया नीति बनवाना और इसी को मिनिमम वेज दिलाना, ये किसी भी सरकार की, ना तो केंद्र की कोई सरकार, ना तो हमारे राज्य की सरकार, पिछले वामपंथी सरकार भी रहे, उनका भी ये सोच नहीं रहा। तो तब तो वो जो हजीरा जो था, वो कभी 2.5 रुपया, कभी 3 रुपया, जब लेफ्ट फ्रंट का जो जमाना रहा उसी में बढ़ता रहा। लेकिन बाकी का जो सहूलियत है वो मिलता रहा था। ये स्थिति भी बहुत बदल गई।
ममता जी की सरकार आने के बाद हम देखें कि 2013 में देश में तब तो कांग्रेस का राज था, दोबारा आए और इसी कांग्रेस के राज में वो लोग कुछ नया कानून बनवाए। उसी में एक तो था बहुत बड़ी, वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के होते हुए ये बोला गया कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हर नागरिक को अगर उनका इकोनॉमिक स्थिति को देखकर उनके पास सरकार के ओर से राशन मिलेगा। तो पहले जो था कि राशन वो पार्ट ऑफ वेजेस था चाय बगान में। तो 2013 के बाद बंगाल में ये लागू हुई 2016 से, और ममता जी ने जो कही कि भाई इसको नाम पलट दो खाद्य साथी के नाम पे, और उसमें बोले तब मालिक लोग जो करते थे पहले वो सब्सिडाइज रेट में मजदूरों को राशन दिला देते थे, और वो तो एकदम कंट्रोल रेट में माने राशन कार्ड के अगेंस्ट में वो फूड सप्लाई से फूड ग्रेन्स लाते थे और उसी को 40 पैसा केजी, तब 40 पैसा वहाँ नहीं था, तो 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया था, उसको 40 पैसा के हिसाब से मजदूरों को देने का एक नियम था। तो उसी नियम से वो हट गए ताकि वो बच गए कि जो पैसा जोड़ना था वो रेशन के तहत उसी से वो बचा है। और तब हम लोग को जो बैठा था बात 2014 में, 2014 से हम सोचे कि जैसे कि इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ रहा है तो उसमें टी प्लांटेशन लेबर एक्ट के होते हुए भी, टी एक्ट के होते हुए भी मजदूरों पे मैंने उसको ज़िंदगी बिताने के लिए, काम के लिए और अगले पीढ़ी को कोई शिक्षा देना, उनका मैंने हेल्थ के बारे में, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इसमें एक ही चारा हो सकता है कि अगर हम पहली बार ये चाय बगानी क्षेत्र में मिनिमम वेज का डिमांड लेके 2014 से चल पड़े, और उसी में हम ये भी सोचे थे कि ये अकेला कोई ट्रेड यूनियन के संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो चाय बगान के मालिक लोग हैं उनका अपना एक संगठन है, वो CCPA कहला जाता है। तो ये जो CCPA है, प्लांटर्स एसोसिएशन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये मालिक लोग असम में भी यही मालिक लोग हैं, नॉर्थ बंगाल में भी यही है। और अब सोच लीजिए कि हमारे देश में जितना चाय बनता है उसमें 75% असम और नॉर्थ बंगाल से होता है। बाकी जो साउथ एंड सदर्न स्टेट्स हैं उसमें तमिलनाडु हैं, कर्नाटका है, केरल है और थोड़ा सा उत्तराखंड में भी है, लेकिन वो बाकी 25% में गिना जाता है। तो 75% का मतलब है, यहाँ देखिए हमारे यहाँ सेठ चाय बगान, जो पुराना चाय बगान जो है वो करीब करीब 300 के संख्या में है, और असम में आप देखेंगे 3 गुना है। ये बड़ी बड़ी बगान है, उसमें मजदूरों की तादाद भी बहुत बड़ी है। तो ये सब सोच के अगर यहाँ 1 रुपया भी वेज को बढ़ाए तो सोचिए कि यहाँ हम कहते हैं कि 4.5 लाख वर्कर्स हैं, और उसका ऊपर जो डिपेंडेंट हैं घर वाले, तो 15 लाख तक आ जाएगा। और असम में ये 3 गुना हो सकता है कि 50 लाख होगा वहाँ। तो बात है इन लोगों का सोचना है, मालिक लोगों का, कि हम यहाँ कुछ मिनिमम वेज लागू नहीं करना चाहिए। करने से हम लोग का जो फ़ायदा हो रहा है, जो मुनाफा है, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो हम कर रहे हैं कि इनको लहू और चूस के मज़दूरों को, तो ये नहीं चलेगा, इसमें घटेगा। इसीलिए ये लोग बहुत बड़ा विरोध करने लगे। 2014 से आज तक 2023 तक हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम ये भी देखें कि अभी का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसका जो लेबर मिनिस्टर पहले रहा, जो लेबर मिनिस्टर रहे वो बाद में चले गए पीछे, फिर आ गए हैं, ये एक वकील हैं और बात है तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन
इसको टाल देने के लिए जो करना है सरकार की ओर से भी ये है, क्योंकि देखिए 2014 में जब हम लोग पहले ये आंदोलन बहुत बड़ी रूप में छिड़े थे, यानी जितना जनवादी जो रूप होता है आंदोलनों को सब, और बहुत बड़ी संख्या में ये योगदान भी रहा मजदूरों को, तो 2015 में एक एग्रीमेंट बना ट्राइपार्टाइट। उसी एग्रीमेंट के तहत जो था वो कि बोला गया था कि अभी इसी आपका मिनिमम वेज को लेकर सरकार सोच रहे हैं, और इसी को लागू करने के लिए तब उसी एग्रीमेंट के जरिए वहाँ एक एडवाइजरी कमेटी, मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी MWAC ये बना था। ये 20 फरवरी का एक एग्रीमेंट रहा 2015 का। बोला गया था कि अगले 6 महीने के अंदर हम मिनिमम वेज को कैलकुलेशन का बात जो समाप्त करेंगे। और मिनिमम वेज का तो एक कैलकुलेशन है, ये हर जगह है। सोचिए कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े उद्योगों हैं उसमें इंडियन रेलवे को छोड़कर दूसरा जो सबसे बड़ी मैंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो चाय है, और इससे बहुत फॉरेन करेंसी बहुत बड़ा रूप में आता है। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, तो लेकिन वहाँ बना है कि मिनिमम वेजेस एडवाइजरी कमेटी, और उसी कमेटी में 27 ऐसे लोगों को लिया गया था। 9 रिप्रेजेंटेटिव रहा यूनियन से, ट्रेड यूनियन से, 9 रहा कि सरकार की ओर से, और 9 रिप्रेजेंटेटिव रहा मालिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उसके सेक्रेटरी लोग हैं। तो ये करीब करीब 2015 से आज तक करीब करीब 20 ऐसे मीटिंग रहा, लेकिन कुछ मीटिंग में कुछ नहीं बनता, क्योंकि बोला गया था सरकार की ओर से कि यूनियन अलग से कैलकुलेट करके बोले कि मिनिमम वेज का रकम कितना हो सकता है, और मालिक लोग भी अपना बना ले, दोनों को मिला के सरकार को मिनिमम वेज करना है। तो हम लोग तो देखिए 2017 के अंदर ये पूरा ट्रेड यूनियन जो है, हमारे एक गोट है, उसका नाम है जॉइंट फोरम। वो जॉइंट फोरम के ओर से हमें एक ही कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन का मतलब तो अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1950 ये आपका 1957 में 15th ILC हुआ था, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, हर साल होना। मोदी जी के आने के बाद एक भी नहीं हुआ, पहले भी ऐसा ही रहा। तो ये उसमें 1957 में डॉक्टर एक्रॉयड था, वो एक आपको डाइटिशियन, उनका एक फॉर्मूला रहा, डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूला, उसी के जरिए एक फूड बास्केट है, उसमें एक मजदूर पुरुष हो, पुरुष का ही तो होता है हमारे देश में जो पितृसत्ता के हैं, पुरुष की काम करने के लिए 8 घंटा कितना कैलोरी चाहिए, उसमें पहले उन दिनों में सोचा गया था 2100 कैलोरीज। 1991 में रैप्टाकॉस ब्रेड वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, जो एक कानूनी जो चला लड़ाई, उसी में सुप्रीम कोर्ट में राय दिया था कि इसमें 2100 कैलोरीज नहीं, अभी 2700 कैलोरीज चाहिए। तो 2700 कैलोरीज को पकड़ के कितना चावल चाहिए, दाल चाहिए, उसमें एनिमल प्रोटीन भी चाहिए, दूध चाहिए, और उसके साथ 72 ईयर्स कपड़ा, ये सब जोड़ के जो रकम आता है हिसाब के, और वो स्केल भी बना हुआ है उसमें, वो स्केल चेंज नहीं हुआ है। तो उसी के तहत हम लोग 2017 में जो हिसाब किए थे वो था 239। इसका मतलब है फूड बास्केट जो है उसके साथ फिर 20% और 25% जोड़ना पड़ता है, और 5% HRA है। तो 50% बन गया फूड बास्केट का। ये डबल कर देने से आपका देखिए वो आपका करीब करीब 500 रुपये के आसपास चला जाता है। अभी कितना मिल रहा है? अभी तक मिल रहा था 232, अभी
मालिक लोग इसके खिलाफ था। सरकार के ओर से इंटरिम 18 रुपीज़ का इंक्रीज़ किया था और अभी 250 हुआ है। तो समझ रहे हैं कि अंतर कितना है। और ये 2017 के हमारे कैलकुलेशन था। आज की AICPI को हम पकड़े तो ये तो करीब करीब 600 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मालिक लोग कभी भी ये नहीं देगा। इसीलिए लेकिन एक तो हम सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं कि जब मालिक लोग ये 18 रुपया हाल ही में 2023 में सरकार के राज्य सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के ओर से जब एक एडवाइजरी बनी कि देना पड़ेगा 18 रुपया, ये भी हमारे मिनिमम वेज को हटाने के लिए है ना, और ट्रेड यूनियन का जो हैसियत है उसी को ख़त्म करने के लिए अभी सरकार के ओर से ही बीच बीच में इंटरिम कभी 7 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी आपका 18 रुपया बढ़ा दिए हैं। लेकिन इसके खिलाफ मालिक लोग कोर्ट में चले गए कि हम देने नहीं सकेंगे, हमारी स्थिति गड़बड़ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाय बागान में पैसा नहीं मिल रहा है, वो वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने 1 जुलाई में जो राय हाई कोर्ट से निकला है वो अच्छा है, श्रमिकों के हित में है। वो बोले कि अभी आपको 18 रुपया जोड़ना पड़ेगा, और उसमें जो एरियर बना हुआ है जून से लागू होने का था, तो ये तो अगस्त में 1 अगस्त में हुआ है, तो 2 महीने के लिए आपका वो एरियर भी देना है। और उसके साथ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगले 6 महीने के अंदर सरकार को मिनिमम वेज लागू करने की तैयारियां और उसको लागू करना पड़ेगा। तो हम इसी को लेकर अभी लड़ रहे हैं। अभी बोनस का चल रहा है। हाँ, वो हो गया है। मैंने कल ही लास्ट मीटिंग रहा कलकत्ता में 90%। हाँ, ये 20% से घटकर 19% हुआ है। मालिक लोगों को कहना है कि इस बार जो पेस्ट है लूपर नाम के, ये हम समझते हैं कि इस बार जो चाय की खेती हुई है उसमें थोड़ा ये मुसीबत है, उतना क्रॉप तो कम हुआ है। लेकिन बोनस जब आप देते हैं वो पिछले साल के देते हैं, 22-23 का देता है, 23-24 का नहीं देते हैं। तो उसी में उन दिनों में तो ऐसा आफत नहीं था। तो इसी को लेकर अभी चला वो बहस चलते, वो हर बार होता है। इस बार बहुत मालिक लोग बहुत ही कड़ा ऐसे था कि हम मानेंगे नहीं। वो 8.33 से निगोसिएशन चालू हुई थी, 8.50, उसके बाद 13, 9, 10 ऐसे बढ़ते बढ़ते खींच के अभी तक 19 तक हम लोग लाए हैं। 20% नहीं हुआ है, 20% हाईएस्ट है बोनस के जो नियम है। ये अभी देखिए तो चाय बागानों की जो आंदोलन होते हैं और जो बातें आप जो पूछ रही थी कि क्यों ऐसा है, ये एक दस्तूर है, कन्वेंशन है, कोई कानून नहीं है कि अगर चाय बागान के कोई मजदूर परमानेंट वर्कर वो रिटायर कर जाए तो उसके बदली में उन्हीं परिवार के कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई वाइफ हो जो नॉन वर्कर हैं उनको काम मिलेगा। ये दस्तूर पहले से ही चल रहा है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, ये जो आप सोचिए कि 250 हुआ है और 232 में घर चलाना असंभव है कि आपको रेशन चला गया है और बाकी का जो रेशन मिल रहा है उसमें आपको पैसा देके खरीदना पड़ता है। APL है ज़्यादा से ज़्यादा, BPL मैंने आपका AAY जो है अन्नपूर्णा अंत्योदय सबका कार्ड वो नहीं है। और इसीलिए बहुत लोग आउट माइग्रेशन भारी रूप में हुआ है चाय बागानों से कि नई पीढ़ी के लोग वो अभी चाय बागान छोड़ के कहीं केरला में, कोई तमिलनाडु में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, दिल्ली, बॉम्बे, कभी कभी गुवाहाटी में चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ बागान ऐसे हैं कि उसका बंद पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से उसको ख़त्म हो गई है। लेकिन उसी को लेकर भी एक ट्रेड है। बहुत ही ऐसे दलाल लोग हैं जो बैंक से पैसा ले लेते हैं लोन, वो कह देते हैं कि भाई हम बागान खोल दिए हैं, 1 महीना चला, फिर उस बाद में वो मालिक भाग जाता है, बैंक का पैसा हड़प के चले जाते हैं।
ये सब भी है। तो काफ़ी मैंने दिक्कतें मज़दूरों के पास है।